हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 6 सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है 20वीं शताब्दी विश्व इतिहास के मुद्दे भाग 2। यूनिट 3 की हम बात कर रहे हैं। यूनिट 3 का चैप्टर 3। यूनिट 3 में आपको अराउंड 4 चैप्टर्स कवर करने हैं। चैप्टर 3 की आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीका रंगभेद से समाधान तक। मतलब दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की जो नीति शुरू की गई थी और उसका अंत किस प्रकार हुआ, इसके बारे में ये कंप्लीट चैप्टर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम के नज़रिए से। 1899 बोअर युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध ब्रिटिश साम्राज्य और बोअर के दो राज्य, दक्षिण गणराज्य और ऑरेंज राज्य द्वारा लड़ा गया था। अंत में 1902 में यह युद्ध ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा जीत लिया गया। तो 1899 में एक युद्ध शुरू हुआ जो कि ब्रिटिश साम्राज्य और बोअर के दो राज्य, जो कि दक्षिण गणराज्य और ऑरेंज राज्य था, इनके बीच में शुरू हुआ। युद्ध का कारण था ट्रांसवाल, एक जगह है या फिर आगे हम उसको देखेंगे। ठीक है, ट्रांसवाल एक राज्य टाइप की राज्य है, तो उसको प्राप्त करने के लिए इन दोनों के बीच में युद्ध था कि कौन उस जो जगह है उस पर अपना कब्जा स्थापित करेगा। 1902 में क्या हुआ, ब्रिटिश साम्राज्य ने यह युद्ध जीता और अपनी व्यवस्था जो है स्थापित की। युद्ध समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने सत्ता बनाई। दक्षिण अफ्रीका अधिनियम 1910 को ब्रिटेन में लागू किया गया। अब युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने वहाँ पे जो जगह जीत ली थी युद्ध के बाद, उस पे वहाँ पे अपनी सत्ता स्थापित करी और 1910 में ब्रिटेन में एक अधिनियम लागू किया गया जिसका नाम था दक्षिण अफ्रीका अधिनियम, जिसके कारण 4 राज्य ट्रांसवाल, ऑरेंज फ्री स्टेट, कैप कॉलोनी, नेटल के सम्मेलन के बाद दक्षिण अफ्रीका संघ का निर्माण हुआ। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका संघ कब बना? ये बना 1910 में दक्षिण अफ्रीका अधिनियम को लागू करने के बाद, और जब ट्रांसवाल, ऑरेंज फ्री स्टेट, कैप कॉलोनी और नेटल को एक साथ लाके कर दिया गया। सितंबर 1910 में 2 घोषणाएं की गई। एक घोषणा मिलन की रिपोर्ट और दूसरी घोषणा दक्षिण अफ्रीका अधिनियम का मसौदा था। ठीक है, तो सितंबर 1910 में 2 घोषणाएं की गई सरकार के द्वारा। पहली घोषणा में कि ये बताया गया था कि ये चारों को मिलाकर एक क्या बनाया गया, मिलान करके एक संघ बनाया गया, और दूसरा बताया गया दक्षिण अफ्रीका अधिनियम का मसौदा। मतलब दक्षिण अफ्रीका का जो अधिनियम था उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स दी गई थी। दक्षिण अफ्रीका अधिनियम के मसौदे के अंतर्गत वह सभी बातें बताई गई थी कितने दक्षिण अफ्रीकी रंगभेद की व्यवस्था लाई जा सके। ठीक है, तो ब्रिटिश साम्राज्य ने जब अपनी स्थिति जो व्यवस्था है वो स्थापित करी, तो स्थापित करने के बाद एक अधिनियम पास किया गया जिसके अंतर्गत बातें बताई गई कि किस प्रकार का जो अफ्रीकन्स लोग हैं वो रहेंगे और किस प्रकार जो ब्रिटिशर्स हैं वो रहेंगे, मतलब काले और गोरे लोग किस प्रकार रहेंगे। तो एक प्रकार से रंगभेद की जो नीति है ना, वो उस समय से ही आरंभ हो चुकी थी, पर मेनली रंगभेद की नीति हम आगे देखेंगे कब से आरंभ हुई। ब्रिटेन की शाही सरकार ने 9 अगस्त 1909 को संशोधन किए बिना संविधान को पारित कर दिया। अब ब्रिटिश की जो सरकार थी उसने 9 अगस्त 1909 को एक संविधान बनाया। फटाफट जल्दी जल्दी में संविधान बना दिया गया। संविधान में अच्छे प्रकार से क्या संशोधन नहीं किए गए थे, जो एक्ट है और जो बाकी चीज़ें वो सही प्रकार से नहीं हुई थी, और संविधान को पारित कर दिया गया। अब इसका एक आप कह सकते हैं कि लाभ मिला ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि उनकी सरकार ज़्यादा से ज़्यादा समय तक ब्रिटिश जो दक्षिण अफ्रीका है वहाँ पर बनी रही। इस संविधान ने मतदान के अधिकार से काले और अश्वेत लोगों को वंचित कर दिया। ठीक है, ये जब संविधान पारित किया गया तो इसके अंतर्गत काले लोगों को और जो अश्वेत लोग हैं, ठीक है, उनको मतदान मतलब वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया था संविधान के अकॉर्डिंग। परंतु संविधान आने से पहले उन लोगों के पास अधिकार था वोटिंग करने का और अधिक से अधिक संपत्ति रखने का, परंतु संविधान आने के बाद ये सारी चीज़ें उनसे छीन ली गई। फिर आते हैं एक व्यक्ति पिक्सले का, इसके सी में ये एक व्यक्ति हैं। ठीक है, रंगभेद आंदोलन के समर्थकों में से एक थे जिन्होंने 1917 में भूमि अधिनियम के विरोध में संघर्ष भी किया था। तो ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने रंगभेद आंदोलन का समर्थक मतलब रंगभेद के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा था पूरे के पूरे दक्षिण अफ्रीका में, ये उसके समर्थक थे, उसका समर्थन करते थे। उसके बाद 1917 में भूमि अधिनियम आया था, उसके विरोध में भी इन लोगों ने संघर्ष किया। इस अधिनियम ने अश्वेत अफ्रीकी नागरिकों को वोटिंग अधिकार से वंचित कर दिया और रंगभेद के खिलाफ संघर्ष के में शामिल अपराधियों को संपत्ति रखने का अधिकार भी मान्यता नहीं दी थी। मेनली क्या हुआ कि जब लोगों से वोटिंग का अधिकार छीन लिया गया तो लोगों ने संघर्ष करा। अब गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति रखने वाले लोगों को भी दंडित करना चालू कर दिया था, जो कि काले लोग थे। ठीक है, जो अफ्रीकन्स थे उनको अधिक से अधिक संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। उसके बाद आता है पिक्सले
ने 8 जनवरी 1912 को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस ANC, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस की स्थापना की शुरुआत की, जिससे श्वेत अफ्रीकी लोगों की समस्याओं को लेकर एकीकृत नेतृत्व मौजूद हुआ। अब क्या हुआ, पिक्सले ने 8 जनवरी 1912 को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की शुरुआत करी। और उसके बाद ये मेनली इसलिए बनाई गई थी क्योंकि अफ्रीकन लोगों को कई सारी परेशानियां फेस करनी पड़ रही थी, किसके द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। यह संघर्ष संविधान के प्रावधानों के खिलाफ था। मतलब ये जो संघर्ष चल रहा था ना, ये मेनली था क्योंकि संविधान जल्दी जल्दी में बनाया गया था, ना ही संविधान में अच्छे प्रकार से संशोधन किए गए थे। तो संविधान के कारण लोगों को बहुत सारी परेशानियां फेस करनी पड़ रही थी। तो संविधान के प्रावधानों के खिलाफ ये संघर्ष था और काले लोगों के उत्पीड़न के लिए वैध प्रावधानों और निर्देशित साधनों का उपयोग किया गया। ठीक है, तो काले लोगों का जो उत्पीड़न हो रहा था, उनके साथ गलत हो रहा था, उस चीज़ को देखते हुए निर्देशित साधनों का उपयोग किया गया। मतलब कुछ साधन दिए गए उन लोगों को कि आप इनका प्रयोग करके या इनके माध्यम से अपनी हेल्प कर सकते हैं। आगे देखें, दक्षिण अफ्रीका के उभरते अफ्रीकी राष्ट्रवाद लोगों अटलांटिक चार्टर जो अगस्त के महीने में 1941 में हस्ताक्षरित किया गया था से प्रेरित थे। आप देखिए, अब जो संयुक्त राष्ट्र बना था तो उसका एक चार्टर पास किया गया था मेनली। ठीक है, तो उस चार्टर के अकॉर्डिंग काफ़ी सारी बातें बताई गई थी जो कि सभी देशों पर लागू होती थी उस समय। तो मेनली जो अफ्रीका के राष्ट्रवादी लोग थे जो कि चाहते थे कि अफ्रीका फ्री हो, दक्षिण अफ्रीका जो है वो फ्री हो, इसीलिए वो लोग इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट इस चार्टर के हस्ताक्षरकर्ता थे। इसे चार्टर में सापेक्ष निम्नलिखित 8 पॉइंट बताए गए थे। तो मेनली जो हस्ताक्षर किया गया था यूनाइटेड नेशंस का, मतलब आप कह सकते संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर बनाया गया था, उस पर प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने सिग्नेचर करे थे। ठीक है, हस्ताक्षर करता थे और हस्ताक्षर करने के बाद ये जो चार्टर था ये पूरे विश्व के जितने भी सदस्य देश थे यूनाइटेड नेशन के, वो उससे क्या होगा, उसके ऊपर ये चार्टर चलेगा। तो इस प्रकार से इसमें 8 बातें बताई गई। किसी भी विदेशी क्षेत्र पर हमला और जब्ती का खुलासा। ठीक है, अगर किसी देश ने किसी अन्य देश पर हमला कर रखा है या उसे आप कह सकते जब्त कर रखा है तो उसका खुलासा होगा। शामिल नागरिक की सम्मति के बिना किसी भी राष्ट्र की सीमाओं को नहीं बदला जा सकता। ठीक है, तो वो जो देश में लोग रह रहे हैं ना, उनकी सहमति के बिना उस देश की जो सीमाएं हैं उनमें चेंजेस नहीं किया जा सकता। निर्माण और स्वशासन की अवधारणा संप्रभु अधिकार को पुनर्निर्माण, देश में निर्माण किया जाएगा। ठीक है, साथ में स्वयं शासन, जो देश चाहता है कि वो खुद शासन करना चाहता है वो खुद ही शासन करेगा, अन्य कोई देश आके उसमें शासन नहीं कर सकता। किसी दूसरे देश के कच्चे माल प्राप्त करने के लिए हर दूसरे देश की अनुमति। ठीक है, अब अगर हमें किसी और देश का कच्चा माल चाहिए या उसका प्रयोग करना है तो हमें पहले उस देश से क्या लेनी होगी, अनुमति प्राप्त करनी होगी। उसके बाद ही हम वहाँ का कच्चा माल जो है उसका प्रयोग कर सकते हैं। आर्थिक गठजोड़ को लेकर सभी देशों के बीच टीम वर्क होना चाहिए। जितने भी देश हैं आर्थिक रूप से उन सबके बीच में क्या होना चाहिए, अच्छे से कनेक्टेड होना चाहिए और गठजोड़ टीम वर्क होना चाहिए, टीम के तौर पर काम किया जाना चाहिए। नागरिकों को भय से मुक्त होना चाहिए और चीज़ों की कमी से मुक्त होना चाहिए। देश के जो नागरिक हैं उनको किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और चीज़ें खत्म होने का भी डर नहीं होना चाहिए। ऐसे जैसे कभी कभार आप कह सकते हैं कि बहुत आर्थिक मंदी आ गई है या फिर किसी और प्रकार का संकट आ गया, तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ना, इस चीज़ का डर भी उन्हें नहीं होना चाहिए क्योंकि सभी देश मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे। समुद्र का उपयोग करने के लिए हर देश को स्वतंत्र होना चाहिए। मतलब प्रत्येक देश समुद्र का फ्रीली यूज़ कर सकता है। समुद्र पर किसी एक देश का आप कह सकते हैं कि कोई भी एक देश समुद्र को ओन नहीं करता है। ठीक है, तो सभी देश समुद्र को अच्छे प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, वो भी स्वतंत्रली। दूसरे देशों पर हमला करने वाले देश को निशस्त्र होना चाहिए। ठीक है, ऐसे देश जो कि दूसरे देशों पर हमला कर चुके हैं ऑलरेडी, मतलब पास्ट में, ठीक है, तो उन देशों के पास अधिक से अधिक आप कह सकते हैं कि हथियार या गोला बारूद नहीं होना चाहिए, निशस्त्र होना चाहिए। सन 1948 में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद प्रणाली की स्थापना की प्रक्रिया शुरू हुई है। मेनली 1948 में दक्षिण अफ्रीका में जो रंगभेद की स्थिति है वो शुरू हुई थी। रंगभेद को संस्थागत करने के लिए कई कानून पारित किए गए, जिनमें से सबसे पहला था 1950 का जनसंख्या पंजीकरण अधिनियम, पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट।
ठीक है। तो मेनली मैं आपको एक प्रकार से बताऊं तो 1948 में एक गवर्नमेंट आई थी नेशनल पार्टी की, ठीक है। उस गवर्नमेंट के द्वारा रंग भेद की जो व्यवस्था थी वो शुरू की गई थी कि मतलब जो गोरे लोग हैं वो एक तरफ रहेंगे और जो काले लोग हैं वो एक तरफ रहेंगे, इनके बीच में बहुत बड़ी खाई बना दी गई थी। तो सबसे पहला जो आप कह सकते हैं रंग भेद को देखते हुए जो सबसे पहला कानून लाया गया था 1950 में, वो था जनसंख्या पंजीकरण अधिनियम, पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट। इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को नस्लीय रूप से वर्णित किया जाता था और उन्हें विभिन्न अधिकारियों और सुविधाओं से अवरोधित किया जाता था। अब मेनली क्या हुआ, जब यह अधिनियम आया पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट, तो इसके अंतर्गत जो अफ्रीका के लोग थे ना उनको नस्लों में बांट दिया गया। ऐसा नहीं है कि काले, जो आप सिंपली मैं आपको एक शब्द में समझाऊं तो जो काले लोग होते हैं ऐसा नहीं है कि उनकी एक ही नस्ल होती है, वो भी अलग अलग प्रकार के नस्ल होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एक कुछ लोग हो गए जिनका जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क है, वो एक अलग नस्ल के बताए जाते थे उस समय, ठीक है। कुछ लोग जो आप कह सकते हैं कि ब्राउन कलर के हैं उनकी एक अलग नस्ल हो गई, ठीक है। इनके बीच में जो मिडल कलर के लोग हो गए उनकी एक अलग नस्ल हो गई, और फिर आते थे गोरे लोग, ठीक है। इस प्रकार से अभी हम देखेंगे तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि श्वेत, अश्वेत, अफ्रीकी, एशियाई में से समूह के रूप में वर्णित किया गया था, ठीक है। एशिया के लोगों को जिनका स्किन कलर थोड़ा सा अलग होता है, इस प्रकार से अफ्रीका के जो लोग थे उन्हें, जो लोग गोरे थे और जो अश्वेत थे, ठीक है, इन लोगों को इस प्रकार से बांट दिया गया था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग वर्णित किया गया और उन्हें विभिन्न अधिकारियों और सुविधाओं से अवरोधित किया गया। मतलब अलग अलग नस्लों को अलग अलग प्रकार के अधिकार दिए गए थे और कई अधिकार उन लोगों से छीन लिए गए थे। यह दक्षिण अफ्रीका में प्रत्येक व्यक्ति को नस्ल द्वारा, जैसे कि श्वेत, अश्वेत, अफ्रीकी, एशियाई के समूह के रूप में वर्णित किया गया, ठीक है। तो पूरे अफ्रीका में जितने भी लोग थे उन सबको इस प्रकार की स्थिति फेस करनी पड़ी। इसके बाद और अधिक रंग भेद कानून बनाए गए जिनमें से कलर्ड लोगों को भी कठिनाइयाँ पैदा हुई क्योंकि उनको नस्ल को आवंटित कर दिया गया, ठीक है। तो जो लोग गोरे थे ना उनको भी कठिनाइयाँ हो रही थी इस गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि क्या हो रहा था, उन लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी क्योंकि उनकी नस्ल आवंटित हो गई थी। इस सन 1950 में ग्रुप एशिया अधिनियम द्वारा, जिसे विशाल रंगभेद का दूसरा स्तंभ भी कहा जाता है, नस्ल के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों को आवंटित किया गया। इसके तहत प्रत्येक नस्ल को उनका अपना क्षेत्र आवंटित किया गया और यह स्थिति बाद में बदलने के लिए अधिनियम को संशोधित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। आप देखिए, अब जब ग्रुप एकर्स एक्ट आया, इसके अंतर्गत क्या था कि अब नस्ल के अकॉर्डिंग लोगों को जमीन दी जाएगी और वो लोग केवल उसी जमीन पर अपना जीवन यापन करेंगे। जैसे कि मेनली बात करें तो 87% जो जमीन थी ना वो 4.50 लाख लोगों को दी गई थी, और वहीं जो श्वेत लोग थे 4.50 लाख श्वेत, 4.5 लाख जो सफ़ेद लोग थे, गोरे लोग थे, उनको दी गई थी 87%, और 13% दी गई थी 270 मिलियन जो काले लोग थे। तो इतनी बड़ी भेदभाव किया गया था। मतलब बहुत कम संख्या के लोगों को बहुत बड़ा जमीन का क्षेत्र और बहुत बड़ी संख्या के लोगों को बहुत कम जमीन का क्षेत्र दिया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार की व्यवस्था उस समय पार्टी जो थी वो कर रही थी। आगे देखें तो क्या होता था कि नस्ल को मतलब क्षेत्र को नस्लों के आधार पर बांट दिया जाता था। सन 1949 में मिक्स्ड मैरिज निषेध अधिनियम, प्रोहिबिटेड टू मिक्स्ड मैरिज एक्ट, ने विभिन्न नस्लों के लोगों के बीच विवाह पर प्रतिबंध लगाया। 1950 में अश्लीलता अधिनियम, इमोरल एक्ट के विभिन्न नस्लों के व्यक्तियों के बीच सेक्सुअल संबंध को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया। अब देखिए 1949 में मिक्स्ड मैरिज निषेध अधिनियम आया, मतलब कि कोई भी दो अलग अलग जाति के लोग शादी नहीं कर सकते, क्योंकि एक प्रकार से वो अलग नस्ल के लोग हैं, तो दो अलग नस्ल के लोग एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद एक आया अश्लीलता अधिनियम, मतलब इमोरलिटी एक्ट। इसके अंतर्गत क्या था कि दो अलग अलग नस्ल के जो लोग थे वो कोई भी संबंध नहीं बना सकते थे, मतलब शारीरिक संबंध उनको बनाना नहीं था। अगर बनाते हुए पकड़े गए तो उनको बहुत बड़ा दंड दिया जाता था उस समय, मतलब एक प्रकार से ये दंडनीय अपराध था उस समय, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये कुछ ऐसे कानून लाए गए थे जो कि रंग भेद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते थे। सेपरेट एमिनिटीज अधिनियम 1953, रिजर्वेशन ऑफ सेपरेट एमिनिटीज एक्ट के तहत नगरपालिका क्षेत्र में अलग अलग नस्लों के लिए आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए। इस अधिनियम के अंतर्गत समुद्र तट, बस, अस्पताल, स्कूल और विश्वविद्यालय जैसे सार्वजनिक स्थानों पर नस्ल के आधार पर विभाजित गए। अब क्या हुआ, जब ये वाला एक्ट आया ना, रिजर्वेशन ऑफ सेपरेट एमिनिटीज एक्ट, इसके अंतर्गत क्या था कि जो भी पब्लिक चीज़ें यूज़ की जाती थी ना, जैसे पब्लिक वॉशरूम हो गया,
बस अड्डा हो गया, समुद्र तट हो गया, अस्पताल, स्कूल, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, ये जितनी चीज़ें हो गई ना, इनको भी नस्लों के आधार पर बांट दिया गया था। गोरे लोगों के लिए अलग, ठीक है, एशियंस लोगों के लिए अलग, अफ्रीकन्स लोगों के लिए अलग। इस प्रकार से क्या हुआ, इन जगहों को बांट दिया गया था और बहुत बड़े स्तर पर रंगभेद किया जा रहा था। फिर यह यहाँ प्रदान की जाने वाली सेवाएं भिन्न नस्ल के आधार पर विभिन्न नस्लों को अलग अलग होती थी, ठीक है, अलग अलग नस्लों को अलग अलग प्रकार की सेवाएं दी जाती थी और कई नस्लों को तो कई प्रकार की सेवाओं से वंचित रखा गया था। उदाहरण के तौर पर साइन बोर्ड जैसे सार्वजनिक क्षेत्र पर केवल श्वेत लोगों के लिए पार्क में बेंच लगाए गए थे, ठीक है। आप देखिए कि पार्क जो था ना, वहाँ पे केवल गोरे लोगों के लिए या श्वेत लोगों के लिए बेंच लगाए गए थे, केवल श्वेत लोग उस पर बैठ सकते हैं। अगर कोई काला व्यक्ति उस पर बैठा होता हुआ पकड़ा गया तो उसको दंड दिया जाता था। अश्वेत लोगों को तुलना में भारतीय और कलड़ का अधिक घटिया और खेतों में अधिक कम मात्रा में सेवाएं प्रदान की जाती थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जो काले लोग थे उनको काफ़ी ज़्यादा कम से कम सेवाएं उनको दी जाती थी, साथ के साथ उनको कम वेतन भी दिया जाता था, एक प्रकार से कि बहुत बड़े स्तर पर उनके साथ भेदभाव हो रहा था क्योंकि बस वो काले लोग थे। 1948 में बनाई गई सरकार का मुख्य कार्य था कि वे दक्षिण अफ्रीका में गोरे और काले लोगों के बीच में सही प्रकार से व्यवस्था बनाए और शासन चलाए, परंतु सरकार ने रंगभेद की नीति को अपनाते हुए अफ्रीका में अश्वेत लोगों के साथ गलत करना आरंभ कर दिया, ठीक है। तो 1948 में जो गवर्नमेंट बनाई गई थी वो इसलिए बनाई गई थी कि वो लोग गवर्नमेंट काले और गोरे लोगों के बीच में अच्छे प्रकार से व्यवस्था को स्थापित करे, परंतु गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने काले लोगों को ही एक प्रकार से धोखा देना चालू कर दिया और गोरे लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान की। फिर आता है ज़्यादा सुविधाएं गोरे लोगों को दी गई, जिसके अंतर्गत मतदान का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार और रहने और अधिक जमीन का हिस्सा दिया गया। और वहीं काले लोगों के साथ अनुचित व्यवहार, बड़े स्तर पर भेदभाव किया जाने लगा। मतदान का अधिकार उनसे छीन लिया गया और अधिक से अधिक अधिकार उन्हें नहीं दिए गए थे, जो कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बहुत छोटी मात्रा में जमीन का हिस्सा दिया गया था, ठीक है। तो क्या हुआ, गोरे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार हो रहा था और काले लोगों के साथ गलत व्यवहार हो रहा था। गोरे लोगों को मतदान का अधिकार भी दिया गया था, संपत्ति रखने का अधिकार भी दिया गया था, जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा 87% हिस्सा दिया गया जिसपे वो गोरे लोग रह सकते हैं। वहीं काले लोगों के साथ बात करें तो उनके पास मतदान का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, जमीन का बहुत छोटा टुकड़ा दिया गया था जिसपे वो लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे। साथ के साथ उनके साथ आए दिन रंग भेद के आधार पर क्या होता था, भेदभाव किया जाता था। इस व्यवस्था को देखते हुए अफ्रीकी लोग का क्रोध आ गया और उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करना आरंभ कर दिया। अब इस व्यवस्था को देखते हुए अफ्रीकी लोग और ज़्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने रंगभेद का जो संघर्ष है वो आरंभ कर दिया कि अब हमें इक्वेलिटी चाहिए, हमें बराबरता चाहिए। रंगभेद आंदोलन की भूमिका, प्रभाव और रणनीतियाँ। रंगभेद आंदोलन 20वीं शताब्दी का पहला सफल पाराराष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन था। रंगभेद आंदोलन के बारे में अनूठा है। तो रंगभेद आंदोलन जो था ना वो 20वीं शताब्दी का पहला आंदोलन था जो कि पूरी तरह से संपूर्ण रहा, ठीक है, सफल रहा और पराराष्ट्रीय रहा, जो कि देश के बाहर तक भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ, सामाजिक आंदोलन था। रंगभेद आंदोलन के बारे में ये अनूठा है, ठीक है। तो क्योंकि रंगभेद आंदोलन काफ़ी ज़्यादा विश्व में भी फेमस हुआ, अफ्रीका सहित और भी कई देश हैं जो कि इससे प्रभावित हुए थे। समर्थन की यह सीमा है जो उनके सभी महाद्वीपीय और व्यक्तिगत सरकार को संगठन में प्राप्त की गई थी, ठीक है। तो उनको कई, आप कह सकते हैं कि कई लोगों ने समर्थन भी किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, कई देशों ने भी उस चीज़ का समर्थन किया। रंगभेद आंदोलन के दो मुख्य पहलू। पहला था आंतरिक अभियान। इसमें रंगभेद शासन व्यवस्था को अस्थिर करने के लिए संघर्ष किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य अश्वेत अफ्रीकी लोगों को श्वेत से वर्चस्व को हटाना था। तो आंतरिक अभियान का मतलब होता है यहाँ पे कि देश के अंतर्गत ही, देश के अंदर ही क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा जो गोरे लोग हैं उनका वर्चस्व को हटाना और काले लोगों को वर्चस्व में लाना, इस प्रकार का आंतरिक अभियान था। वहीं बाहरी अभियान की बात करें हम लोग तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यवाही के लिए संगठन और सहायता प्राप्त करने का प्रयास करना, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश आपकी सहायता करें, इसीलिए ये बाहरी अभियान चलाया गया था। आंदोलन का केंद्र में अश्वेत अफ्रीकियों को श्वेत के वर्चस्व को हटाने का संघर्ष था, ठीक है। तो आंदोलन का जो मेन पॉइंट था ना वो ये था कि काले लोगों के ऊपर जो गोरे लोगों का वर्चस्व है ना उसको हटाना, ठीक है, गोरे लोगों को अपने वर्चस्व से हटा देना। आंतरिक आंदोलन था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यवाही के लिए उत्प्रेरक बना और एक ऐसा महत्वपूर्ण लिंक बनाया जिसके अनुग्रह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन नेतृत्व। तो आंतरिक आंदोलन जो कि मैंने ऊपर आपको बताया है कि देश के अंतर्गत ही चीज़ें करना जिससे देश में क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा रंगभेद के खिलाफ संघर्ष आगे बढ़े। और वहीं बाहरी आंदोलन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या मांगना, सहायता मांगना, ताकि देश आपकी सहायता करे। रंगभेद की 3 व्यवस्थाएं थी। पहली, संगठन जैसे अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस,
दक्षिण अफ्रीका कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और पैन अफ्रीकनिस्ट कांग्रेस के नेतृत्व के अधीन हिंसक सीधी कार्रवाई प्रयुक्तियों से प्रतिरोध आंदोलन था। ठीक है, तो कई प्रकार की पार्टियां बनाई गई थी जो कि आंदोलन कर रही थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और देश के अंतर्गत भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, रंगभेद को समाप्त किया जा सके जितना जल्दी हो सके। तो कई लोगों ने मिक्स पार्टी बनाई जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुई, जैसे कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस या फिर साउथ अफ्रीका कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, उसके बाद पैन अफ्रीकनिस्ट कांग्रेस। ये जो है ना, ये बड़े बड़े संगठन थे उस समय जो कि क्या कर रहे थे, भेदभाव के खिलाफ काम कर रहे थे। 1 मई 1950 को इस संगठन ने सस्पेंशन ऑफ कम्युनिज्म अधिनियम का विरोध करने के लिए राष्ट्रव्यापी हड़ताल भी किया। आप देखिए 1 मई 1950 को क्या हुआ, ये जो संगठन बनाए गए थे, इन संगठनों ने सस्पेंशन ऑफ कम्युनिस्ट अधिनियम के खिलाफ क्या करा, भूख हड़ताल की, मतलब हड़ताल करी। जब हजारों कामगारों ने अपना काम का बहिष्कार किया तो सरकार ने इसकी प्रतिक्रिया में कस्बों में सैनिक भेजे और वहाँ पे संघर्ष हुआ और 18 कामगार भी मारे गए थे। तो क्या हुआ, जब लोग हड़ताल पे आ गए, लोगों ने काम करना छोड़ दिया, मिलों में और बड़ी बड़ी संस्थाओं में काम करना छोड़ दिया, तो अब इसको देखते हुए क्या करा, गवर्नमेंट परेशान हो गई और गवर्नमेंट ने सैनिकों को भेज दिया जहाँ पे हड़ताल चल रही थी। उस हड़ताल के दौरान 18 जो काम करने वाले लोग थे वो मारे गए थे। इस पर भी गठबंधन ने 26 जून को एक अन्य हड़ताल का आह्वान किया और कामगारों की पर्याप्त अच्छी संख्या का अनुक्रिया की। अब जब 18 जो कामगार लोग थे वो मारे गए, तो उसके बाद 26 जून को एक बार फिर प्रोटेस्ट किया गया, हड़ताल की गई और इसके अंतर्गत कई लाख लोग आके शामिल हुए थे। यह हड़ताल अन्यायपूर्ण कानून की अवज्ञा के अभियान के रूप में सामूहिक रूप से सन 1952 से 53 के सामूहिक अवज्ञा अभियान का पूर्वभाषी थी। ठीक है, तो समझने की कोशिश करिए कि सिंपली ये जो हड़ताल हो रही थी ना, ये इसलिए हो रही थी क्योंकि जो संविधान था वो भी खराब था और सरकार अन्यायपूर्ण कार्य भी कर रही थी, काम कर रही थी। ठीक है, तो इसको देखते हुए ये जो अभियान था, अभियान के रूप में सामूहिक रूप से ज्ञात सन 1952-53 में सामूहिक अवज्ञा अभिनय की पूर्वभाषी थी। मतलब जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो चुका था ऑलरेडी, ठीक है, भारत में, उसी का देखते देखते 52-53 में ये आंदोलन भी किया गया था। जून और दिसंबर 1952 के बीच छोटे रंगभेद कानून जैसे केवल श्वेत लोगों के लिए मदिरापान स्थल, रेलवे कंपार्टमेंट, प्रतीक्षाला और का अवज्ञा के लिए हजारों कार्यकर्ताओं ने को बंदी बना लिया गया था। अब जून से दिसंबर के बीच 1952 में जो जगह गोरे लोगों के लिए बनाई गई थी, उस जगह पे काले लोगों ने जाके क्या करा, दंड करा। तो हजारों ऐसे लोगों को क्या कर लिया गया, पकड़ लिया गया था। हेड्रिक वार्ड्रो 1919 से 1961 तक दक्षिण अफ्रीका के प्रधानमंत्री रहे। नेल्सन मंडेला द्वारा पत्र का मसौदा तैयार किया गया था और इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री को भेज दिया गया और इस पत्र ने देश में बढ़ती अशांति और प्रवृत्ति के लिए स्पष्ट रूप से बताया। तो हेड्रिक वार्ड्रो जो थे वो 1919 से 61 तक दक्षिण अफ्रीका के प्रधानमंत्री रहे। तो नेल्सन मंडेला ने उन्हें पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने देश की जितनी भी स्थिति खराब है ना, संघर्ष हो रहा है रंगभेद के खिलाफ, ठीक है, रंगभेद व्यवस्था किस प्रकार की, इन सब के बारे में डिटेल लिख के नेल्सन मंडेला ने प्रधानमंत्री को भेजा। दक्षिण अफ्रीका सरकार ने केवल एक श्वेत जनमत संग्रह करने के बाद दक्षिण अफ्रीका को गणतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है, श्वेत मतलब सफेद लोगों के द्वारा वोटिंग कराई गई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करा, दक्षिण अफ्रीका को गणतंत्र घोषित कर दिया, परंतु काले लोगों से कुछ भी नहीं पूछा गया था। सरकार के इस कदम ने दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में भारी बदलाव के लिए प्रेरित किया, जो एक सशस्त्र गृह युद्ध में बदला गया और गृह युद्ध 30 वर्षों तक चला। अब क्या हुआ, जब सरकार ने श्वेत लोगों से वोटिंग करा के दक्षिण अफ्रीका को क्या करा, गणतंत्र देश घोषित कर दिया, तो इसको देखते हुए जो काले लोग थे वो परेशान हो गए। ठीक है, क्रोध में आ गए। अब क्रोध में आ गए तो उन्होंने संघर्ष करा और ये संघर्ष अराउंड 30 साल तक चला था। ठीक है, ये संघर्ष कितने 30 साल तक चला। राजनीतिक निकायों पर लगाए गए प्रतिबंध ने संगठनों को शिकायत के समाधान के लिए किसी भी तरह के कार्य करने का अधिकार दे दिया था। अब जो मैंने आपको ऊपर बताया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो थी
इसके कई सारे निकाय बनाए गए हुए थे, ठीक है, राजनीतिक निकाय आप कह सकते हैं, राजनीतिक सब पार्टीज बनाई हुई थी जो कि काम कर रही थी। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, ऐसी पार्टीज पे बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। अब इस चीज़ को देखते हुए जो कार्यकर्ता थे वो क्रोध में आ गए, ठीक है, और उनको अधिकार मिल गया कि अब वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी सुन नहीं रही है, ठीक है, उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। तो अब उनको अधिकार मिल गया था कि वो अपने संघर्ष को किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। तो इनमें क्या करा, हथियारों की मदद लिए बिना कोई भी राहत नहीं मिल सकती, ठीक है। तो उन लोगों को पता चल गया था कि अब हथियारों की मदद तो लेनी पड़ेगी, बिना हथियारों के यूज करे हम लोग स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते। इससे यह निष्कर्ष निकला कि इस संघर्ष में हथियारों की मदद के लिए बिना उन्हें ज़्यादा जरूरी राहत नहीं मिल सकती, ठीक है। तो कुछ समय के लिए हथियारों के बिना कुछ समय के लिए राहत मिलेगी, पर अगर आपको परमानेंट चाहिए तो इनके अकॉर्डिंग, दक्षिण अफ्रीका के लोगों के अकॉर्डिंग, उनको हथियारों का प्रयोग करना पड़ेगा। इस तरह से एक शांतिपूर्ण अफ्रीकी राष्ट्रवादी उग्रवाद से जुड़ा मुक्त आंदोलन बन गया। अब जब तक गवर्नमेंट उनकी बातें, आप एक प्रकार से कह सकते हैं, जब तक गवर्नमेंट उनकी बातों पे थोड़ा सा भी ध्यान दे रही थी ना, वो आंदोलन शांत था। परंतु जैसे ही गवर्नमेंट ने उनसे ध्यान हटाया, लोग उग्रवादी बन गए, उन्होंने हिंसा को अपनाना चालू कर दिया। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रधानकर्ता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद की कानून अवज्ञा करने के लिए देश भर में भाषण दिया, और सरकार ने प्रदर्शनकारियों को गोली मारकर मंडलो यूसुफ जादू INC और के अध्यक्ष JB मार्क्स खान कामगार यूनियन को कैद कर लिया। अब देखिए, नेल्सन मंडेला ने पूरे देश में भाषण दिया ताकि जो रंगभेद की व्यवस्था है उसको समाप्त किया जा सके। नेल्सन मंडेला ने पूरे देश में ये भाषण दिया। अब इस चीज़ को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई, और उन्होंने जो भी उनके कार्यकर्ता थे उन्हें गोली भी मरवा दी, और साथ के साथ नेल्सन मंडेला को भी जेल में भिजवा दिया गया। ACN और अन्य राजनीतिक निकायों के प्रति आने के बाद सरकार के मुख्य रूप से अफ्रीकी भाषा को विफल कर दिया, जिसके प्रतिक्रिया में छात्रों ने जून 1976 के महीने में बहुत बड़ा हिंसक प्रतिरोध किया। इस हिंसक के दौरान 100 से अधिक छात्र मारे गए थे। अब देखिए, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट अभी तक तो सिर्फ शासन कर रही थी, परंतु अब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी, वो अफ्रीका के लोगों की जो मातृभाषा है उसको भी हटा रही थी और इंग्लिश भाषा का प्रयोग कर रही थी। इस चीज़ को देखते हुए जो छात्र थे ना, वो क्रोधित हो गए, छात्र गुस्से में आ गए, और उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर क्या करा, हिंसा करी। इस हिंसा में 100 से अधिक छात्र मारे गए थे। 60 के दशक में रंगभेदी सरकार ने अपने विरोध करने वाले राजनीतिक शक्तियों के प्रतिबंध कर दिया, ठीक है। 1960 का जो दशक था, इस दशक के अंतर्गत गवर्नमेंट ने जो भी लोग गवर्नमेंट का क्या कर रहे थे, एक प्रकार से गवर्नमेंट का विरोध कर रहे थे, उन लोगों के ऊपर बैन लगा दिया गया, उनको प्रतिबंधित कर दिया गया। उनके नेता या तो गिरफ्तार कर लिए गए या उन्हें जलावतन कर दिया गया, ठीक है। तो या तो वो जो नेता थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया या फिर उनको जलावतन कर दिया गया। 70 के दशक में श्वेत के बीच काम कर रहे उग्रवादियों ने भी रंगभेद के खिलाफ मोर्चा संभाला, और युवा अफ्रीकों ने काली चेतना को बुलंद करने वाली विचारधारा के पक्ष में रुझान प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। अब देखिए क्या हुआ, 70 का जो दशक था ना, उसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा उग्रवादी बन रहे थे, क्योंकि वो रंगभेद को समाप्त करना चाहते थे, और रंगभेद बात करने से तो समाप्त होने से रहा। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो रहे थे, उग्रवादी बन रहे थे। 1976 के सोवेतो विद्रोह से इन प्रवृत्तियों की ओर बल मिलता है। इसी दशक में अफ्रीका के दक्षिण हिस्से में गोरी हुकूमत का पतन शुरू हो गया था। अब क्या हुआ, जो 70 का दशक था, इसी दशक में अफ्रीका में जो गोरे लोग थे ना, उनकी सत्ता समाप्त होना शुरू हो गई थी। धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दक्षिण अफ्रीका की गोरी हुकूमत के साथ साथ हमदर्दी रखने वाले को समझ आने लगा कि रंगभेद को बहुत दिनों तक टिकाए रखना मुमकिन नहीं है। तो जो भी लोग समर्थन कर रहे थे ब्रिटिश साम्राज्य का कि आप शासन करिए, हम लोग देख लेंगे, तो इस प्रकार की जो चीज़ें थी ना, ये धुंधली होती जा रही थी एक प्रकार से, ठीक है। और तो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को पता चल गया था कि ब्रिटिश सरकार की क्या व्यवस्था है दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। तो ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी, और जो गोरी हुकूमत थी वो समाप्त होना शुरू हो गई थी। 1979 तक मजबूर होकर उसे ब्लैक ट्रेड यूनियन को मान्यता देनी पड़ी, और कालों के साथ किए जाने वाले छोटे मोटे भेदभाव को खत्म कर दिया गया। अब क्या हुआ, 1979 में गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी लोगों के संघर्ष के कारण। तो इससे क्या हुआ, ब्लैक ट्रेड यूनियन की मान्यता दे दी गई। मतलब ब्लैक ट्रेड यूनियन जो थी उसको मान्यता मिल गई कि अब आप फ्रीली पब्लिकली ये अपना जो सेल्स का वर्क है ये कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो
क्या हुआ, इसको मान्यता दे दी गई। कालों के साथ किए जाने वाले छोटे मोटे भेदभाव को भी खत्म कर दिया। काले लोगों के साथ जो भी भेदभाव किया जाता था ना, इस नेशनल स्टेट आप कह सकते हैं नेशनली कि काले लोग हैं, या फिर उनको अलग अलग प्रकार की सुविधाएं नहीं दी जाती थी, तो ये चीज़ें खत्म होना चालू हो गई थी। इससे 1 साल पहले ही वॉलवॉर्ड की राजनीतिक उत्तराधिकारी प्रधानमंत्री पीडब्ल्यू बोथा ने एक अभिव्यक्ति के रूप में एपथायरॉयड कब से पल्ला झाड़ लिया था। अब देखिए रंगभेद का जो संघर्ष था उसको देखते हुए गवर्नमेंट को पता तो चल गया था कि अब हमारी स्थिति जो है वो ज़्यादा अच्छी है नहीं और ज़्यादा समय तक हम चल नहीं पाएंगे। तो इसको देखते हुए प्रधानमंत्री पीडब्ल्यू बोथा जो थे उन्होंने रंगभेद से अपना पल्ला झाड़ लिया कि मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। 1984 में हुए संवैधानिक सुधारों में से बहुसंख्यक कालों को कई जगह नहीं मिली थी, जो बड़े पैमाने पर असंतोष फैल गया। क्या हुआ, 1984 में जो संविधान में सुधार किए गए उसके कारण भी जो बहुसंख्यक काले लोग थे ना, उनको अच्छे प्रकार की सुविधाएं नहीं दी गई। तो लोगों के बीच में अभी भी क्या था, असंतोष था। दोनों पक्षों की तरफ से जबरदस्त हिंसा हुई। गोरे लोगों ने भी काफ़ी बड़े, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसने भी काफ़ी बड़े स्तर पर हिंसा करी, और काले लोगों ने तो करी ही थी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने उस पर और प्रतिबंध लगा दिया। अब क्या हुआ, और ज़्यादा प्रतिबंधित लगा कर दिया गया। शीत युद्ध के खात्मे और नाम्बिया की आज़ादी के बाद रंगभेद सरकार पर पड़ने वाले दबाव असहनीय हो गया। अब क्या हुआ, शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, नाम्बिया भी आज़ाद हो गया, तो उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जो कि रंगभेद व्यवस्था चला रही थी ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसको देखते हुए उनके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगा। गोरे मतदाता भी अब पूरी तरह से उसके साथ नहीं थे। ठीक है, तो जो गोरे लोग थे वो पूरी तरह से भी गवर्नमेंट के साथ नहीं थे। डच मूल वाला कट्टर राष्ट्रवाद, पुअर अफ्रीकनेयर समुदाय भी वर्गीय विभाजन के कारण अपने पहले एकता खो चुका था। तो क्या हुआ, जितने भी आप कह सकते हैं कि ग्रुप बने हुए थे ना कट्टर, उन्होंने भी अपनी एकता खो दी थी। नेशनल पार्टी के भीतर दक्षिणपंथियों की अपेक्षाकृत उदार FWD क्लार्क के लिए जगह छोड़नी पड़ी। तो मिलने में आपको सिंपली समझाने की कोशिश करूँ तो क्या हुआ, शीत युद्ध के खत्म होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव पड़ने लगा कि अब आपने जो देशों पर कब्जा कर रखा उनको छोड़ दिया जाए, उनको फ्री कर दिया जाए। ठीक है, तो गोरे मतदाता भी अब पूरी तरह से गवर्नमेंट के साथ नहीं थे। जो गोरे लोग थे ना, वो भी पूरी तरह से गवर्नमेंट के साथ अब नहीं दे रहे थे। 11 फरवरी 1990 को 27 वर्ष के दीर्घकालिक कारावास के बाद नेल्सन मंडेला को रिहा कर दिया गया। इस घटना का संपूर्ण विश्व का इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। तो 11 फरवरी नवंबर नहीं आएगा, 11 फरवरी 1990 को 27 साल के बाद नेल्सन मंडेला को फ्री किया गया। ठीक है, और क्योंकि नेल्सन मंडेला ही आप कह सकते हैं पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत बड़े स्तर पर संघर्ष किया था रंगभेद को लेकर, रिहा कर दिया गया। यह घटना संपूर्ण विश्व में इतिहास का एक मील का पत्थर बनी। ठीक है, मील के पत्थर के रूप में इस घटना को जाना जाता है। इसके पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देशों के अनुसार दक्षिण अफ्रीका ने नाम्बिया, जो कुछ लंबे समय तक उसके कब्जे में था, को स्वतंत्र कर दिया, और इस तरह नाम्बिया अधिकृत रूप से 11 मार्च 1990 को आज़ाद हो गया। तो अफ्रीका का एक पार्ट नाम्बिया भी था, मतलब दक्षिण अफ्रीका ने नाम्बिया को आज़ाद कर दिया था। राष्ट्रसंघ ने निर्देश दिया कि जो भी जिस देश पे भी अन्य देश का कब्जा है उसको रिहा कर दिया है। तो दक्षिण अफ्रीका ने नाम्बिया को कहा आज़ाद कर दिया, मार्च 1990 को आज़ाद कर दिया था। फिर आता है ANC, अपने रेडिकल संघर्ष जिसमें हथियारबंद लड़ाई भी शामिल थी, खत्म करने पर राजी हो गई। ठीक है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो थी वो अपने संघर्ष को समाप्त करने के लिए मान गई, जिसमें हम हथियारों का भी प्रयोग किया गया था। अंततः दीर्घकालिक समझौता वार्ताओं, कई चरणों का संवाद श्रृंखलाओं के बाद 1994 में व्यापक आम चुनाव हुए, जिसमें बहुसंख्यक कालों का मताधिकार मिला। अब देखिए 1984 में आम चुनाव करवाए गए, जिसके अंतर्गत काले लोगों को मतदान का अधिकार दिया गया, और मतदान के बहुत बड़ी संख्या में काले लोग वहाँ पे थे, जिसमें जबरदस्त जीत हासिल करके ANC ने सत्ता संभाली और नेल्सन मंडेला रंगभेद विहीन, नेल्सन जो मंडेला थे वो रंगभेद विहीन दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बने। मतलब दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला बने थे, जो कि क्या थे, काला का एक प्रकार से डार्क स्किन के व्यक्ति थे, ना कि वाइट स्किन के। और विश्व इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में जिसे याद रखने वाली रंगभेद नीति का अंत हो गया। ठीक है, तो रंगभेद की नीति का अंत हो गया जब नेल्सन मंडेला ने सत्ता को संभाला। तो ये थे आपके
दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के बारे में जितने भी पॉइंट बनते हैं शुरुआत से अंत तक हमने सारे के सारे पॉइंट इस वीडियो में कवर करे हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम इंस्टाग्राम का, आपका कोई भी डाउट है वहाँ आप हमसे जाके पूछ सकते हैं। जितना जल्दी हो सकेगा हम ये वाली बुक कंप्लीट करके इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बताएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।